तो हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि भाई लोक प्रशासन के विकास के चरणों की हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमने आधुनिक काल में जैसे जिक्र किया था कि आधुनिक काल में जब आते हैं तो 1887 ईस्वी में या 1887 में वुडरो विल्सन के द्वारा एक लेख लिखा जाता है और उस लेख के बाद एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म होता है। और इस तरीके से लोक प्रशासन के जन्म के बाद भी उसके विकास के अनेक फेज हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हमने निम्नलिखित चरणों में वर्गीकृत किया है। तो इसमें हम मुख्यतः 6 चरणों का जिक्र करेंगे। प्रथम चरण जो हमारा 1887 से 1926 तक होगा। उसके बाद द्वितीय चरण जो हमारा 1927 से 1937 तक होगा। वही तृतीय चरण 1938 से 1947 तक होगा। एंड चतुर्थ चरण हमारा 1948 से 1977 और पंचम चरण 1971 से 1990 और षष्ठम चरण 1991 से वर्तमान तक की समय अवधि को हम षष्ठम चरण के दायरे में रखते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया कि भाई षष्ठम चरण का जो जिक्र है वो बहुत सारी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। कुछ बुक्स में सिर्फ और सिर्फ 5 चरणों के बारे में बात की गई है और जो छठवां चरण है उसको भी सम्मिलित किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थ चरण में। तो चतुर्थ चरण में हम बात करते हैं स्वरूप की संकट अवस्था। लोक प्रशासन का स्वरूप क्या है, यह संदेह का विषय बना। तो इस काल में क्या होता है कि जब द्वितीय चरण के तहत आलोचना की जाती है कि सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है। एक द्वितीय चरण में हम देख रहे थे कि भाई द्वितीय चरण में जो बिलोबी है, फालेट है, फियोल है, गुलिक उर्बिक और मोनेरेले हैं, वो बोलते हैं कि सिद्धांत है। तो ऐसा लग रहा था अब लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय के रूप में पैदा हो रहा है और ये कहीं ना कहीं बूस्ट कर रहा है, इस तरीके की बात आ रही थी। लेकिन तृतीय चरण में जब कहीं ना कहीं ये आलोचना करते हैं चेस्टर बनार्ड, साइमन और डाहेल, किसकी, इन द्वितीय चरण वाले विचारकों की बातों को खारिज करते हैं, इनके तर्कों को खारिज करते हैं कि भाई इसमें सिद्धांत नहीं है। तो फिर क्या होता है, फिर दोबारा से ये संदेह का विषय बन जाता है कि अब लोक प्रशासन का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व होगा। तो इस तरीके की संभावनाएं कहीं ना कहीं चतुर्थ चरण में हमें देखने को मिलती हैं और विद्वान हमें कंफ्यूज होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ विद्वान लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में ही मानने की कोशिश करते हैं और कुछ विद्वान पुनः से राजनीतिक विज्ञान में चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई इसका तो कोई अस्तित्व है नहीं, चलो राजनीतिक विज्ञान में इसको ले चलते हैं। तो कुछ विद्वान उसको राजनीतिक विज्ञान में लेने की कोशिश करते हैं कि उसको फिर दोबारा से जोड़ने की बात करते हैं और कुछ विद्वान उसको स्वतंत्र विषय के रूप में ही देखने की कोशिश करते हैं। इसमें जो प्रशासनिक विज्ञान की जो बात द्वितीय चरण वाले विचारकों के द्वारा की गई थी और इस तरीके की भावना पैदा की गई थी एक स्वतंत्र विषय के रूप में ये इसका एक अस्तित्व है। तो कुछ विद्वान जो इसमें जाते हैं उन विद्वानों को भी गहरा झटका लगता है 1956 में, जब एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका प्रकाशित होती है। तो इसमें मतलब इस पत्रिका में कहीं ना कहीं प्रशासन में विज्ञान होने का दावा किया जा रहा था। इस पत्रिका में इस तरीके की बात को नकारा जाता है। तो उससे भी फिर जो विद्वान पुनः फिर इसको विज्ञान मान रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि भाई 2 श्रेणियों में यहाँ पे विद्वान डाइवर्ट हो गए थे। कुछ राजनीतिक विज्ञान में दोबारा इसको ले गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और कुछ इसको स्वतंत्र ही मानने लगे। तो जो विचारक स्वतंत्र मान रहे थे उन विचारकों को भी गहरा झटका लगा 1956 में, जब एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका में एक कोई लेख प्रकाशित हुआ और उस लेख में कहीं ना कहीं जो इनके द्वारा विज्ञान का दावा किया जा रहा था उसकी इतर बात की गई। तो फिर इनको फिर ये हताश होने लगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने देखा कि विद्वान कंफ्यूज होते हुए प्रतीत हुए। तो इस तरीके से चतुर्थ चरण को हम स्वरूप की संकट अवस्था के रूप में देखते हैं कि यहाँ पे लोक प्रशासन अपने स्वरूप को तलाश रहा था कि भाई कुछ उसकी तलाश राजनीतिक विज्ञान में कर रहे थे और कुछ उसकी स्वतंत्र कर रहे थे। तो इस तरीके से कंफ्यूजन की स्थिति में यहाँ पे हमें विचारक देखने को मिले।